Welcome to my YouTube channel. My name is Devrat Kumar Chandan. I have done my M.Tech from NIT Hamirpur. Also, I cleared a BPSC exam in 2022. Currently, I am working as an assistant professor in Government Engineering College, Bihar. Today, my topic on transformer. It is a series of the revision class of BEE subject. It is clear? So I am going to start now. देखिए, सबसे पहले है कि व्हाट इज़ द ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर क्या है एक्चुअली? ट्रांसफार्मर क्या है हम देखेंगे. तो ट्रांसफार्मर बेसिकली हम देख सकते हैं, जूम कर लिया है हमने. ट्रांसफार्मर हमारा बेसिकली कलर, आई वांट टू ऑल्सो चेंज द कलर. ओके, देखिए, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस. ट्रांसफार्मर सबसे पहले एक स्टैटिक डिवाइस है. उसमें कोई पार्ट जो है वो रोटेटिंग टाइप का नहीं है, मूविंग टाइप का नहीं है. ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग सर्किट से अनदर अल्टरनेटिंग सर्किट में ट्रांसफ़र करता है विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, बिना चेंज किए हुए, फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए. ठीक है, अगेन ट्रांसफार्मर में रिसीव एनर्जी वन वोल्टेज एंड डिलीवर एट द हायर वोल्टेज. तब इस ट्रांसफार्मर को, यदि ट्रांसफार्मर रिसीव करता है लो वोल्टेज और ट्रांसफ़र करता है हाई वोल्टेज, देन दिस टाइम ट्रांसफार्मर कॉल्ड एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और जब हमारा एनर्जी रिसीव एट द हायर वोल्टेज एंड डिलीवर टू लोअर वोल्टेज, ठीक है, दैट टाइम इट कॉल्ड एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. इट इज़ क्लियर? सो पहले भी हमने बता रखा है कि ट्रांसफार्मर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा. सो ये रोटेटिंग पार्ट नहीं होने के कारण ये जो होता है वो मेंटेनेंस फ्री होता है, लो कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी वाला होता है. ठीक है, इन अदर मशीन के बारे में हम कंपेयर करें तो क्लियर है. तो सबसे पहला ये स्टैटिक है. एक सर्किट से, इसमें वन अल्टरनेटिंग सर्किट से अनदर अल्टरनेटिंग सर्किट में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. यदि हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ यदि हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम स्टेप अप ट्रांसफ़र करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं. और जब हम एनर्जी को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ हम ट्रांसफ़र करते हैं तो लो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं. ठीक है, एनर्जी इज़ कांस्टेंट इन बोथ साइड, या प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड. इट इज़ क्लियर? यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, हमारा ट्रांसफार्मर कोड है. ठीक है, एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है. इसमें हमारा प्राइमरी सर्किट इधर दिया हुआ है, ये सेकेंडरी सर्किट है. इट इज़ ए ओपन, ये ओपन है. ठीक है, ये ओपन है और इधर हमने सप्लाई दे रखा है, यहाँ पे सप्लाई दे रखा है. जब हम यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा वर्किंग इसका कैसे वर्किंग करता है. जब यहाँ पे आप सप्लाई दोगे, वेन एवर सप्लाई द वोल्टेज हियर, देन इट इज़ अ साइनसॉइडल इन नेचर. voltage is sinusoidal in nature. So in a primary coil current is developed or current is flowing because of primary winding has a resistance, or when resistance apply the voltage across any resistance, आपने अप्लाई किया है any resistance, then current will be flow through this coil, primary coil. और यदि वोल्टेज हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का है तो इसमें करंट भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा. यस, इट इज़ क्लियर? तो ड्यू टू द, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा कि हमारा जो ये प्राइमरी करंट आ रहा है, प्राइमरी करंट I1T, यस, और यहाँ पे N1 है. तो ड्यू टू दिस यहाँ एमएमएफ क्रिएट होगा. बिकॉज ऑफ आई नो दैट फ्लक्स इज ए, ड्यू टू दिस एमएमएफ, इसमें फ्लक्स जो होगा वो कंडक्स, इसके कोर में फ्लक्स जो होगा फ्लो करने लगेगा. हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द फ्लक्स, इट इज़ ए एम एफ अपॉन रिलक्टेंस.
सो यहाँ पे एमएमएफ है हमारा क्या, एन आई, और रिलक्टेंस है जो इस कोर का रिलक्टेंस होगा। व्हाट इज़ द रिलक्टेंस, तो आर इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए। एल इज़ क्या, यहाँ पे एल क्या होगा हमारा, एल हमारा होगा ये हमारा टोटल कोर का लेंथ, दिस इज़ द लेंथ, ये हमारा एल है, एल लेंथ ऑफ द कोर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या होगा, ये देख रहे हो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, इट इज़ क्लियर। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस और इस ए किसी मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल का बना है, तो ये डिपेंड करेगा म्यू, परमेबिलिटी जो होगा म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट जो है वो हमारा इन द फ्री स्पेस परमेबिलिटी है, वैल्यू हमने बता दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, यस। और म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी है, इट इज़ क्लियर। सो वी कैन अंडरस्टैंड द फ्लक्स कि हाउ कैन द फ्लक्स इज क्रिएटेड इन द कोर, इट इज़ क्लियर। अगेन वी कैन अगेन हम रिपीट करते हैं इसको। जब आपने यहाँ वोल्टेज सप्लाई दिया प्राइमरी कॉइल के ऊपर, तो प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग हैज अ रेजिस्टेंस, और वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस आपने वोल्टेज लगाया है तो उसमें करंट कंडक्शन करेगा, करंट के कारण इसमें एमएमएफ डेवलप होगा। एमएमएफ यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इट इज़ इक्वल टू इस प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न और उसमें फ्लो होने वाला करंट, और एमएमएफ है और कोर का ये रिलक्टेंस के कारण इसमें हमारा जो होगा फ्लक्स का कंडक्शन शुरू हो जाएगा। और हाउ कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, तो यहाँ आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे जो करंट के डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर को कर्ल करोगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन होगा वो थंब का डायरेक्शन फ्लक्स देगा आपको, इट इज़ क्लियर। थंब का डायरेक्शन आपको फ्लक्स देगा, इट इज़ क्लियर। हाँ, अब देखिए जब हमारा फ्लक्स है, आई नो दैट वेन एवर फ्लक्स इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग इन नेचर, फ्लक्स जो बिकॉज वोल्टेज, फ्लक्स इज क्रिएटेड ड्यू टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्यू टू करेंट, करेंट ड्यू टू द फ्लक्स, एमएमएफ ड्यू टू द फ्लक्स। तो ये अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो वेन एवर अकॉर्डिंग टू द फ्राडे लॉ कि वेन एवर करेंट वेरिएबल फ्लक्स is passing through the any conductor, EMF is induced across the conductor, it is clear ना। यहाँ पे EMF इंड्यूस हो जाएगा। आई वांट टू चेंज अगेन कलर, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, EMF अगेन इंड्यूस हो जाएगा, बिकॉज फ्लक्स जो है वेरिएबल नेचर का है और ये हमारे करंट इस कंडक्टर से पास कर रहा है, तो EMF इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ, इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी एस, इट इज क्लियर। रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसके नंबर ऑफ टर्न जिस कंडक्टर में है उसके क्रॉस हमारा एक EMF डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे E2 में सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस हमारा E2 जो डेवलप हुआ है, इसमें वेरिएबल फ्लक्स है फाई, यस, कंडक्शन कर रहा है फाई, और यहाँ से हम लोग E2 की वैल्यू निकालिए, E2 N2, यस। सो हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पे EMF डेवलप होता है इन द ट्रांसफार्मर। देखिए बेसिकली नो फिजिकल रिलेशन बिटवीन द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्राइमरी coil and secondary coil, primary winding and secondary winding, it is a wound on the इस कोर, ट्रांसफार्मर के कोर पे वाउंड होता है, जो इसके ऊपर हमारा क्या होता है, इंसुलेशन, कोर के ऊपर हमारे ये लिम्ब बोलते हैं, ये लिम्ब है, ये ऊपर योक है, ये योक है। तो लिम्ब के ऊपर जब हम बाइंडिंग लगाए हैं उसके ऊपर हमारा सबसे पहले इंसुलेशन होगा, देन ऊपर प्लेस्ड होगा हमारा ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देयर इज, वी कैन सी दैट देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, बट EMF is developed in from सेकेंडरी साइड, और ये EMF डेवलप किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द फ्लक्स के कारण। इट इज़ फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ए EMF अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग, इट इज़ क्लियर। सो यहाँ पे फिर अगेन हम देख लेते हैं, हम लोगों को बेसिकली समझ में आ गया कि हाँ कैसे हमारा ट्रांसफार्मर
वर्क करता है, ठीक है। कैसे हम एक दूसरे साइड में, हमारा सेकेंडरी साइड में EMF डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एनर्जी मे बी इफिशेंटली ट्रांसफॉर्म बाई इंडक्शन। इंडक्शन यह प्रिंसिपल कौन सा हो रहा है, इंडक्शन प्रिंसिपल पे, यानी कि ये EMF जो है इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इन सेकेंडरी वाइंडिंग। इंडक्शन प्रिंसिपल सेट ऑफ द कॉइल इज अनदर बाई मीन्स ऑफ द वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण प्रोवाइडेड द बोथ सेट ऑफ द कॉइल ऑन ए कंबाइंड मैग्नेटिक सर्किट। इट इज क्लियर। इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स इज इंड्यूस इन द बाई द चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज। इट इज क्लियर। फ्लक्स लिंक इज नथिंग, इट इज n इंटू फाइव, यस। और इसके चेंज होने से, यानी वेरिएबल फ्लक्स है तो फ्लक्स लिंकेज भी वेरिएबल होगा, और चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल टू इंड्यूस द EMF अक्रॉस द सेकेंडरी एंड प्राइमरी साइड। इन ट्रांसफार्मर coil and magnetic circuit are also stationary with respect to one another. It is clear। और दोनों हमारा क्या होता है, वाइंडिंग जो स्टेशनरी होता है ऑन द कोर, ठीक है, मैग्नेटिक कोर। EMF आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स, ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफार्मर EMF। ये ट्रांसफार्मर EMF कहलाया जाता है। तो हमको समझ में आ गया है, ठीक है। अगेन फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं आपको कि देखिए ये हमारा कोर है, ये कोर है, मैग्नेटिक कोर है, ठीक है। इस पे हमारा दो वाइंडिंग लगा है, प्राइमरी साइड का वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी साइड में आपने जब सप्लाई वोल्टेज दिया है, ये वेरिएबल नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का है, तो इसमें करंट जो होगा अल्टरनेटिंग क्रिएट होगा। इस अल्टरनेटिंग करंट और इसके टर्न, नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड, इसमें क्या होगा कि एक EMF डेवलप है, इसके क्रॉस क्रिएट हो रहा है। इस EMF के कारण हम जानते हैं कि फ्लक्स इज ए, व्हाट इज़ द फ्लक्स, इट इज़ ए रेशियो ऑफ द EMF टू रिलक्टेंस। तो EMF और इस कोर का रिलक्टेंस होने के कारण इसमें एक फ्लक्स क्रिएट हो जा रहा है, और फ्लक्स का डायरेक्शन हम डिसाइड कर ले रहे हैं राइट हैंड थंब को यूज करके। और उसमें फिंगर को हम क्या करते हैं कि सारे फिंगर को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, इस तरह डायरेक्शन में, और फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से हमारा थंब के डायरेक्शन में निकल के आएगा। तो ये कंडक्शन, ये फ्लक्स हमारा जो होता है वो कोर के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब हम जानते हैं कि जब हमारा ये फ्लक्स जो क्रिएट हुआ है, इट इज़ अ वेरिएबल नेचर। तो दिस फ्लक्स इज पासिंग फ्रॉम द एनी कंडक्टर विच हैज़ n2 टर्न, तो EMF इज डेवलप अक्रॉस दिस कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। इट इज़ क्लियर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए EMF इक्वेशन। EMF इक्वेशन को हम देखने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, हम देखें फाई, लेट्स मान लेते हैं कि फाई जो है हमारा वो क्या होता है, φm sin ओमेगा t, यस। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E2 में E2 के लिए मान लो कि N2 d φm, यही हो रहा है ना, यस। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, क्या फैराडे के लॉ क्या बोल रहा है हमारा, फैराडे लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डेवलप EMF। इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे d फाई फ्लक्स बाई dt हो गया। अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द फाई, व्हाट इज द गेट, N2 d फाई m साइन ओमेगा t बाई dt, यस। अब फाई में इज ए कॉन्स्टेंट ना, तो ये N2 और फाई m जो है वो बाहर आ जाएगा, और साइन को इंटीग्रेट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ओमेगा इज बाहर और कॉस ओमेगा t। इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब अगेन E2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, N2 फाई m W कॉस ओमेगा t। अभी हम इसको क्या रीअरेंज कर सकते हैं, फिर से इसको रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकते हो, E2 इक्वल टू N2 फाई m ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। देन
ये कॉस्ट ओमेगा टी को हमने साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख लिया है, ठीक है। तो क्या हमारा जो फेज़र होगा वो क्या इस तरह का होगा, देखिएगा इस तरह का होगा क्या हमारा फेज़र। सपोज डैट ये हमारा फ्लक्स है, फाई है, ये हमारा फाई है। तो हमारा जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो लीड कर रहा है, देखो इन प्रीवियस यहाँ पे ये जो है हमारा ये फ्लक्स, ये साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 0 हो गया। तो यहाँ ये हमारा किससे 90 डिग्री से, इसके 90 डिग्री से। इट इज़ क्लियर। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा यहाँ ये जो फेज है इससे इस फेज को कंपेयर करके देखो तो ईएमएफ ये E2 का है ना, तो ईएमएफ जो है वो हमारा फ्लक्स से कितना 90 डिग्री से लीड कर रहा है। इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लक्स से ये देखो 90 डिग्री से लीड कर रहा है, यानी लीड कर रहा है, यानी ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है ईएमएफ। अब देखो तो ये E2 है। अगेन वी कैन से डैट जब हमारा ईएमएफ डेवलप होगा अक्रॉस द, यहाँ पे देखो यहाँ इसके क्रॉस, यहाँ पे ईएमएफ इसी तरह से इसके क्रॉस भी ईएमएफ डेवलप होगा। तो व्हाट इज़ द ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग। तो हम प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ हम ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, हम ईएमएफ E इक्वल टू N1 नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग और फ्लक्स डेवलप इन द कोर d∅dt। तो अगेन हमारा जो हो जाएगा वो N1 d/dt फाई m साइन ओमेगा टी dt, सॉरी ओमेगा टी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N1 फाई में इज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा और फिर अगेन कॉस ओमेगा टी। इट इज़ क्लियर। तो ये हमारा जो होगा E1 जो होगा ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू मान लो कि ये EM है। कॉस को फिर हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा टी है तो इसको हम EM लिख के साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यस दैट इज क्लियर। अब देखो फिर से हमारा E1 जो है वो फ्लक्स से क्या कर रहा है 90 डिग्री से लीड कर रहा है। तो हमारा लेकिन ये डिपेंड करता है कि E1 इज़ ग्रेटर देन और E2 या ये स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए, ठीक है। तो सपोज डैट N2 इज़ लेस देन, N2 इज़ लोअर देन N1 स्टेप डाउन के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप डाउन के लिए। तो हमारा ये हमारा E1 हो जाएगा और E2 होगा। E2 इज क्लियर है, बिकॉज अब देखिए RMS वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज़ द, हाउ कैन फाइंड द RMS वैल्यू। RMS वैल्यू हमारा क्या होता है, EMF इक्वेशन का RMS वैल्यू हमें कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ हमने निकाला था E1 इक्वल टू N1 फाई m W साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है, सॉरी ये 90 डिग्री। सिमिलरली तो हम इसको क्या लिखे थे, EM1 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, यस ठीक है। अब E2 इज क्या हो जाएगा, N2 फाई m ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अगेन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, यस। इसको फिर से अगेन हम लिख सकते हैं EM2 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। हम जानते हैं, देखो एक चीज़ हम लोग क्लियर है, हमें क्लियर क्या है कि यदि मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका RMS वैल्यू, किसी साइनसॉइडल का RMS वैल्यू निकालना है तो E2 का RMS वैल्यू निकालना है या E1 का RMS वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, इसके मैक्सिमम वैल्यू यानी EM1 EM2 अपॉन √2 करेंगे और इसका भी EM1 अपॉन √2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो
टू का वैल्यू क्या है N2 5m W/√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 5m W/√2। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल ओमेगा की वैल्यू जब पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा E1 RMS जो होगा वो हो जाएगा आफ्टर द सब्स्टिट्यूटिंग द ओमेगा, व्हाट इज़ द ओमेगा, तो 2πf। यस, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा आप ही बताओ यहाँ पे, यानी कि N2 5 2πf upon √2। So you can get a value of 4.44 f 5m और N2 हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे E2 की वैल्यू, और जब हमारा E1 की वैल्यू को फाइंड आउट की E1 RMS निकालना है, तो ये हो जाएगा N1 4.44 N1 f 5m। इट इज़ क्लियर। सो इक्वेशन 2 है ये और इक्वेशन 1 है। तो आफ्टर द रेशियो ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ। इससे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द आइडियल ट्रांसफार्मर। तो देखिए, सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके नो वाइंडिंग लॉसेस, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा कोई लॉस नहीं होना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में नो लॉस। दूसरा है कि कोर में, हमारा कोर में जो है वो कोई लॉस नहीं होना चाहिए, यानी उसमें फ्लक्स जो है हमारा कोई लॉस, किसी टाइप का लॉस उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड में जो होना है वो नो लीकेज फ्लक्स, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं हुआ, यानी कि फ्लक्स इन द कोर लिंक विद द वाइंडिंग कम्प्लीटली, यानी कि जो फ्लक्स हमारे प्राइमरी से जो पास हो रहा है वही हमारे सेकेंडरी से भी उतना ही फ्लक्स पास हो, यानी देयर इज़ नो लीकेज बिटवीन दिस टू कॉइल्स। इट इज़ क्लियर। उसके बाद हमारा कोर का जो परमेबिलिटी है वो इट शुड बी द इनफाइनाइट। यदि परमेबिलिटी हमारा इनफाइनाइट होगा तो रिलक्टेंस 0 होगा। आई नो R इक्वल टू क्या होता है L अपॉन म्यू ए, और रिलक्टेंस इनफाइनाइट, यू में परमेबिलिटी रिलक्टेंस 0, तो हमारा फ्लक्स का ओपोजिशन, व्हाट इज़ द रिलक्टेंस, इट अपोज द फ्लक्स फ्लो इन ए कोर। तो ये हमारा उस समय रिलक्टेंस हमारा 0 है, तो फ्लक्स जो है वो का अपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, दैट इज़ द नो लोड करंट। हमें फ्लक्स डेवलप करने में हमें कोई एक्स्ट्रा लोड करंट की ज़रूरत नहीं होगी। इट्स क्लियर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ठीक है। अब व्हाट इज़ द, यहाँ पे देखिए, ये हमने ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर को नो लोड पे हमने यहाँ पे सर्किट को दिखाया है। तो देखिए, यहाँ पे आपने सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दिया है V1, सॉरी ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, अभी हम लोगों ने देखा V1 सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, इसमें करंट जो है फ्लो होगा I1। यस, अच्छा, इसका प्राइमरी टर्न N1 है और ये N2 है। N1 इज़ ग्रेटर देन N2 हियर गिवन। सो N2 इज़ ग्रेटर एंड N1 इज़ ग्रेटर देन N2, यानी इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न इन N1 इज़ ग्रेटर देन N2। सो इट कैन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप एनर्जी जो है वो हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड की तरफ जा रहा है। ओके ना, इट इज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ओपन कर रखा है, यदि सर्किट को ओपन रखा है, V2 टर्मिनल ओपन है, तो करंट I2 विल बी 0। यस, इट इज़ क्लियर। तो हमारा जो हमने पहले देख रखा है आपका, ये इक्वेशन हो गया हमारा EMF इक्वेशन, V1/V2, E1/E2 और N1/N2, ये हमने निकाल लिया है रेशियो। तो इससे
ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने फेज़र प्लॉट किया है। फेज़र में हमने देखा था कि फेज से 90 डिग्री आगे हमारा ईएमएफ चल रहा था, N1 हमारा ईएमएफ जो है वो आगे चल रहा था, 90 डिग्री से लीड कर रहा था, तो हमने ये बना लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, जब हमारा ये नो लोड पे था, ये आइडियल ट्रांसफार्मर एट द नो लोड कंडीशन पे था। जब ये ट्रांसफार्मर के क्रॉस हम नेक्स्ट लोड लगा देते हैं तो हमारा किस तरह का सर्किट दिखेगा, यहाँ पे हमने देखा है करके। तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू जूम इट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो लोड लगा दिया है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने लोड लगा रखा है, ये देखिए। यस, अब कैन इट इज़ विजिबल, यहाँ पे लोड लगा रखा है। तो इसमें करंट I2 अब फ्लो हो रहा है। यस, I2 फ्लो हो रहा है और टोटल हमारा देखिए इस तरह से हमारा ये कोर हो गया, ये हमारे प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है। और यहाँ से आपने सप्लाई दिया है तो इसमें करंट फ्लो होगा अल्टरनेटिंग करंट के कारण यहाँ पे एमएमएफ है, इसका नंबर ऑफ टर्न N1 है। ठीक है। और इसका N2 है, तो एमएमएफ है क्रिएट हो रहा है। एमएमएफ के कारण इसमें फ्लक्स इसके कोर में फ्लो होने लग रहा है, और ये फ्लक्स के कारण इसमें वेरिएबल फ्लक्स होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ E2 इक्वल टू N2 d∅dt। तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो गया। ये ईएमएफ के कारण अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपने लोड लगाया तो ये सर्किट इज क्लोज्ड, देन करंट विल बी फ्लो थ्रू द सर्किट। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट बनाया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे फेजर डायग्राम। ये देखो, ये लीकेज फ्लक्स, ये प्राइमरी लीकेज फ्लक्स है, और देखो यहाँ पे कुछ सारे फ्लक्स जो हो रहा है एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है। ठीक है। तो फ्लक्स यहाँ पे जो है रहा है वो टोटल कोर में हमारा कोर में ही नहीं है, ये एयर में भी, ये देखिए यहाँ पे एयर में भी, कोर के एयर में भी जा रहा है फ्लक्स, तो हम इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ठीक है। तो ये दो साइड में, बाइंडिंग के बोथ साइड में है, यानी कि ये लीकेज प्राइमरी लीकेज फ्लक्स और सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फेजर डायग्राम हमने बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन देख लो एक बार, देखो व्हाट इज़ द इक्वेशन। आई ट्राई टू जूम आउट, हम यहाँ पे जूम आउट करेंगे तब तो देखने में शायद समझ में आएगा इक्वेशन को। ठीक है। देखो यहाँ से शायद इट इज़ अ विजिबल। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा देखो वोल्टेज जो है वो यहाँ पे KVL लगाओ, तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ पे EMF 1 E1, यहाँ पे R1, और ये लीकेज रिएक्टेंस, ये लीकेज फ्लक्स के कारण यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस। तो ओवरऑल हमारा EMF रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस, ये हमारा वोल्टेज जिसके क्रॉस V1। ठीक है। ओके। सेकेंडरी, सिमिलरली सेकेंडरी साइड में हमारा क्या होगा कि E2 जो है वो V2 प्लस इसमें का वाइंडिंग रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड का, और उसके बाद इसमें लीकेज रिएक्टेंस R2, इट शुड बी R2, यहाँ R2 होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, हाँ। और लीकेज रिएक्टेंस, और ये V2 है। यस, इट इज़ क्लियर। तो ओवर इसके क्रॉस वोल्टेज V2, तो ये इक्वेशन आप लगाओगे, EMF इक्वेशन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। अगेन ये हमारा आगे रिलेशन दिया हुआ है, ये I0 जो है वो हमारा कोर करंट और हमारे उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर करंट का सम होता है, वेक्टर सम यहाँ पे किया हुआ है। इट इज़ क्लियर। और आफ्टर द ट्रांसफॉर्मिंग I2 करंट को हम I1 साइड ले जा रहे हैं, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, I2/A करना पड़ता है, ये लिखा हुआ है। और यदि हमने A2 वोल्टेज को E1 साइड में ले गया तो इस तरह से हमको A से मल्टीप्लाई, A व्हाट इज़ द A, तो A इज़ N1/N2। इट इज़ क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम इन सर्किट से हम क्या एग्जैक्ट सर्किट कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट सर्किट हमने प्लॉट किया है। यहाँ पे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है हमारा ट्रांसफार्मर का ये। ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हम जूम इन करके हम इसको लिख देते हैं। देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये लीकेज रिएक्टेंस इन प्राइमरी साइड। ठीक है। ये हमारा N1 टर्न है, ये हमारा प्राइमरी
प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R2, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ लीकेज रिएक्टेंस है, ये सप्लाई ये लोड वोल्टेज है V2 और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है V1। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट I1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट I2 है। EMF डेवलप जो हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग इज ए E2 और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग इज ए E2 और प्राइमरी वाइंडिंग की अक्रॉस E1। यस, इट इज़ क्लियर। तो दिस इज द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेशन। व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन? हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा यहाँ पे देखिएगा डिफिनीशन दिया हुआ है कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ए डिफाइंड। कैसे डिफाइंड होता है? सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ द फुल लोड रेटेड वोल्टेज व्हेन फुल लोड स्पेसिफाई power factor is reduced to 0. It is clear? It is reduced to 0 keeping the primary input voltage is constant. It is clear? तो देखिए हम आसान वर्ड में कहना चाहें तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि नो लोड वोल्टेज, जब हमारा लोड नहीं है यानी कि I2 की वैल्यू उस समय 0 हो, उस समय हमारा जो V2 की वैल्यू है उस समय हमारा जो वोल्टेज होगा ये हमारा नो लोड वोल्टेज होगा वो, और माइनस फुल लोड वोल्टेज जब हमारा I2 की वैल्यू फुल लोड पे ऑपरेट हो रहा है उस समय हमारा V2 जो होगा वो, ठीक है, ये फुल लोड वोल्टेज होगा। ठीक है, तो इट इज़ ए डिफरेंस नो लोड टू फुल लोड अपॉन फुल लोड वोल्टेज इज ए कॉल्ड ए वोल्टेज रेशियो। इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे हमने करके रखा है। ठीक है, अब देखिए नो लोड पे वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन द फुल लोड वोल्टेज, तो हमारा ये यदि है तो वोल्टेज हमारा वोल्टेज रेगुलेशन विल बी पॉजिटिव। इफ़ द नो लोड वोल्टेज इज लेस देन द फुल लोड वोल्टेज आवर वोल्टेज रेगुलेशन विल बी नेगेटिव। और वेन एवर नो लोड वोल्टेज इज इक्वल टू फुल लोड वोल्टेज देन आवर वोल्टेज रेगुलेशन विल बी 0। इट इज़ क्लियर। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कब 0 होगा और पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा ये हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अगेन अब देखिए लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, कैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में लॉस को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लॉसेज इन ट्रांसफार्मर में लॉस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली दो तरह का हमारा लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, एक तो होता है कॉपर लॉस और दूसरा होता है कोर लॉस। कॉपर लॉस में हमारा, कॉपर लॉस कहने का मतलब कि लॉस इन द कॉपर वाइंडिंग यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी का वाइंडिंग। तो लॉस ड्यू टू द कॉपर कैसे फाइंड आउट करेंगे? I1 का करंट, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट इंटू प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्लस I2 का स्क्वायर यानी प्राइमरी वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट I इंटू सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं I1 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइडिंग यानी कि R इक्विवेलेंट। यस, ठीक है। और ये हमारा वैल्यू कैसे निकलेगा? I1 इक्वल टू R इक्विवेलेंट R1 प्लस N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू R2। यस, इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो सिमिलरली यदि हम सेकेंडरी साइड में हम निकालना चाह रहे हैं ये कॉपर में लॉस जो होने वाला है, तो हम उसे हम कैसे सेकेंडरी साइड में निकालेंगे? P कॉपर सेकेंडरी साइड से I2 का होल स्क्वायर इंटू R2 इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सेकेंडरी साइड। इट इज़ क्लियर। और करंट इंटू सेकेंडरी वाइंडिंग। इट इज़ क्लियर। तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है कोर लॉस। तो कोर लॉस कैसे निकालते हैं? कोर लॉस जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस। तो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस? यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है। इफ हिस्टेरिसिस लॉस F BM is पर पावर x पर मीटर क्यूब
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो KH F BM का x हो जाएगा, और x की वैल्यू जो होता है वो 1.5 से 2.6 होता है, स्टेनमेट्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जनरली 1.6 लेते हैं। इट इज़ क्लियर, x की वैल्यू। सिमिलरली तो हिस्टेरेसिस लॉज अकर ये इन ए ट्रांसफार्मर ड्यू टू द मैग्नेटिक रिवर्सल और इन ए कोर मैग्नेटिक मटेरियल, ये ड्यू टू द BH, यू नो ए BH कर्व रिलेशन, ठीक है। दिस इज cause magnetic reversal in core material is reduced by the proper selection of the material of the CRGO। तो हिस्टेरेसिस लॉस को हम यदि हम चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं यदि हम प्रॉपर सिलेक्शन करें मैग्नेटिक मटेरियल का, जैसे CRGO कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, सिलिकॉन स्टील का यदि हम यूज करते हैं कोड, तो उसका तो हम हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एडी करंट लॉस जो होता है वो F² यानी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर BM² और इंटू T², वेयर F जो है फ्रीक्वेंसी है, BM जो है मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड डेंसिटी है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू का होल स्क्वायर है, और T जो है वो थिकनेस है, ठीक है, ऑफ द लेमिनेशन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ KE हो गया, KEF² BM² और T², ठीक है। सो हम यहाँ पे एडी करंट लॉस को कैसे रिड्यूस करते हैं, जो हमारा जो कोर यूज होता है उसमें 4% हम क्या करते हैं, उसमें सिलिकॉन ऐड कर देते हैं। सिलिकॉन के ऐड करने से रेजिस्टिविटी इज इंक्रीज एंड देन आवर एडी करंट लॉस विल बी रिड्यूस। इट इज़ क्लियर। तो ये हमने देख लिया कि लॉसेज जो होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरह का होता है, एक तो हमारा कॉपर लॉस होता है, दूसरा हमारा कांस्टेंट लॉस या कोर लॉस बोलते हैं। कॉपर लॉस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि प्राइमरी साइड का करंट और प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी साइड का करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस से हम निकालेंगे, ठीक है। अब दूसरा है कि कोड दो टाइप का होता है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट। हम लोगों ने देख लिया कि हिस्टेरेसिस लॉस में और एडी करंट का क्या रिलेशन है और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर। तो अब नेक्स्ट है इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी हमारा कहने का मतलब क्या है, तो इफ़िशियंसी हम किसी सिस्टम का कैसे निकालते हैं, तो हम जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है उस और हम जो इनपुट सप्लाई दे रहे हैं उसका हम रेशियो ले लेते हैं, तो वो हमारा इफ़िशियंसी कहलाता है। जैसे हमारा यहाँ पे इफ़िशियंसी क्या होगा, इफ़िशियंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यस। और परसेंटेज इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, तो 100% मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट पावर हमारा क्या है, आउटपुट पावर जो है वो हमारे ट्रांसफार्मर में वो यहाँ पे V2 मतलब आउटपुट साइड में हम ले लें तो V2 इंटू I2 cos phi, यस। और हमारा इनपुट पावर क्या है, इनपुट पावर क्या है, तो आउटपुट पावर प्लस लॉस, यही होगा ना। जो आपने देखो, जो आउटपुट हमें मिल रहा है और साथ में जो आउटपुट मिल रहा है और हमारा जो लॉस हो रहा है, ये दोनों को सम कर दें तो हमारा टोटल हम कितना सप्लाई दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को पता चल जाएगा। और हमारा लॉस हमको पता है कि लॉस कितने टाइप का होता है, हमारा लॉस कितने टाइप का है हमें पता है हमारा, यानी कि दो तरह का, एक कॉपर प्लस दूसरा कोर या कांस्टेंट लॉस। अब ये कोर लॉस दो तरह का है, एक तो हमारा पीएच है हिस्टेरेसिस और दूसरा एडी करंट। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम यहाँ से एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आफ्टर द सब्स्टिट्यूटिंग एवरीथिंग इन दिस इक्वेशन वी विल गेट ए इफिशिएंसी रिलेशन VI cos phi, और ये आउटपुट पावर यानी कि ये आउटपुट V0 P0, ये आउटपुट P0 और ये कोर लॉस यानी कि कांस्टेंट लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो यहाँ पे कांस्टेंट लॉस प्लस ऐसे कॉपर लॉस की वैल्यू, कॉपर लॉस की वैल्यू देखो यहाँ पे I² इंटू R इक्विवेलेंट। यदि हम सेकेंडरी साइड में निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ सिमिलरली V2 I2 cos phi हो जाएगा अपॉन V2 I2 cos phi और प्लस P कांस्टेंट, आयरन लॉस भी बोलते हैं, कांस्टेंट लॉस को आयरन लॉस बोलते हैं, इसलिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं I से, या कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, ठीक है, या कोर लॉस भी बोलते हैं, प्लस ये हमारा कॉपर लॉस हो जाएगा
तो इक्विवेलेंट सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस आई स्क्वायर इंटू आर टू इक्विवेलेंट, सेकेंडरी वाइंडिंग साइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमारा इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा ट्रांसफार्मर, मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा। तो हमको पता है कि किसी फंक्शन किसी मैक्सिमम इफिशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन दिया है, ये कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम इफिशियंसी हम निकालने के लिए हम फंक्शन को सबसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और इक्वेट करते हैं 0, और उसके बाद उसके वेरिएबल्स को फाइंड आउट करके उसके डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, और जब वेरिएबल पे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। यही हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को फिर से ये वो कर लिया है, दूसरे फॉर्म में लिखे v cos फाई आई से डिवाइड कर दिया है, पी आई और आई आर इक्विवेलेंट हो गया है, ठीक है। अब देखो यदि हमारा ये इफिशियंसी मैक्सिमम होना है तो ये वाला डिनोमिनेटर पार्ट शुड बी मिनिमम, ये नीचे वाला पार्ट जो होगा मिनिमम हुआ तभी हमारा इफिशियंसी मैक्सिमम होगा। यस, ये क्लियर है ना। तो देखो मिनिमम, ये नीचे वाला जो पार्ट है वो मिनिमम करने के लिए हम यहाँ पे ये मैक्सिमम इफिशियंसी डिनोमिनेटर पार्ट शुड बी मिनिमम। अब यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है मिनिमम निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर पार्ट को। तो ये हमारा हो गया v cos फाई d/di, आई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट फैक्टर इज ए कॉन्स्टेंट, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू y, इट इज़ 0, यहाँ पे हो गया। दूसरा है पी आई अपॉन आई है, आई के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस पी आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर आई इंटू आर इक्विवेलेंट है प्लस में, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आर इक्विवेलेंट बच जाएगा इक्वल टू 0। सो हमारा पी आई इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और ये हमारा जो होता है आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, ये क्या होता है, कॉपर लॉस होता है, ठीक है, अभी देख लिए थे। तो हमारा जो मैक्सिमम इफिशियंसी तभी मिलता है जब हमारा कॉपर लॉस जो होता है वो कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाए, या कोर लॉस या आयरन लॉस के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ से फिर से अगेन इस इक्वेशन से देखो, यहाँ पे पी आई इक्वल टू, यहाँ पे पी आई इक्वल टू ये मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए आयरन लॉस इक्वल टू I2 का होल स्क्वायर इंटू R2 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे I2 की वैल्यू, आई वांट टू फाइंड द I2 की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, पी आई अपॉन R2 का रूट अंडर। यस, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन। और एक चीज़ हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये रहने दो। अब हमारा दूसरा सेक्शन आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। सो वी विल स्टार्ट स्टडी इन नेक्स्ट क्लास व्हाट इज़ द ऑटो ट्रांसफार्मर एंड थ्री फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इट इज़ क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 या 15 मिनट्स क्लास रिमेनिंग। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।